आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया था। जो पार्ट 1 वीडियो को अभी तक नहीं कवर किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर एक वीडियो को कवर कीजिए तभी आपका चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो पाएगा। जब थ्योरी कंप्लीट हो पाएगा तभी आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या होता है, उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कैसे निकाला जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। मतलब उपयोगिता को मापा जाता है दो तरीके से, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अंधिमान वक्र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड वीडियो का जो टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट होता है, यानी अंधिमान वक्र। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अंधिमान वक्र के बारे में 2 लाइन, तो यहां आपका व्यापक में दिया गया है, मतलब एक्सप्लेन करके दिया गया है अंधिमान वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है, यहां आपको ग्राफ के द्वारा आपको समझना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ये क्या है, सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा फिर आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट बनाने का प्रयास करेंगे। अंधिमान वक्र ये जो होता है ये एक ऐसा वक्र है यानी रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान की संतुष्टि की प्रदान करता है। यानी समान संतुष्टि, एक इक्वल संतुष्टि प्रदान करता है। दो वस्तुओं के समुच्चय यानी संयोग है, सेट है, जिसको ग्राफीय निरूपण के द्वारा निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। और ये दोनों वस्तुएं क्या होती है कि दोनों वस्तुएं उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है, उसी को क्या बोलेंगे, अंधिमान वक्र बोलेंगे। ठीक है, अंधिमान वक्र को तटस्थता वक्र तथा उदासीनता वक्र भी कहते हैं। देखिए इसका 2 नाम और जुड़ गया। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि अंधिमान वक्र का 2 नाम, या फिर ऑप्शन में आपको दे देगा तो वहां आपको चूज करके निकालना है। तटस्थता वक्र तथा उदासीनता वक्र भी इसको कहते हैं, किसको, अंधिमान वक्र को। ठीक है, यह वक्र क्या है, दो वस्तुओं का संयोग को दर्शाता है। कौन दो वस्तु, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात उपयोगिता को, इसमें सेकंड जो पॉइंट है, अंधिमान वक्र क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, यानी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड यानी रैंक दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ठीक है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। जबकि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को इकाई में मापा जाता है, 28 इकाई, 20 इकाई संख्या में मापा जाता है। ठीक है, तो अर्थात उपयोगिता को इसमें सांख्यिकी के रूप में नहीं मापा जाता है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर बेस्ड है तो उसमें तो रैंक दिया जाता है, तो रैंक दिया जाता है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि सांख्यिकी के रूप में इसमें उपयोगिता को नहीं मापा जाता है अंधिमान वक्र, क्योंकि ये जो बेस्ड है किस पर बेस्ड है, अंधिमान वक्र जो बेस्ड है वो अंधिमान यानी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए आपको ग्राफ के द्वारा समझना है। यह आपका क्या है, ग्राफ है। देखिए ग्राफ में आपको दो वस्तुओं की आपको संयोग को पढ़ना है। दो वस्तु, पहला जो वस्तु है वो आपका क्या है, पहला वस्तु y है यानी संतरे, ये जैसे कि संतरे हम लोग खाते हैं, सेब यानी एप्पल्स आपका इकाई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका ये जो ग्राफ दिखाता है ये सेब का है और ये संतरे का है। ठीक है, तो यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ आप देखिए आपको सेट बताया गया है कि यहाँ अगर आप यहाँ अगर क्या करते हैं, यहाँ अगर 25 अगर संतरे लेते हैं तो आपको इस वक्र पर एक सेब की प्राप्ति होगी। ठीक है, एक सेब की प्राप्ति होगी, तो ये आपका एक संतरा हुआ, 25 संतरा हुआ और एक सेब हुआ, 2 प्रकार की वस्तु हुआ। तो ये दोनों प्रकार की वस्तु अगर कोई मतलब खाएगा, कोई उपभोक्ता अगर उपभोग करेगा तो उनको समान संतुष्टि मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, समान संतुष्टि मिलेगा। अब देखिए यहाँ आपको एक सेब बढ़ा दिया है, 1 से 2 कर दिया। ठीक है, 2 कर दिया है, तो यहाँ फिर क्या हुआ कि 25 से 20 हो गया, संतरा घट करके 25 से 20 हो गया। मतलब एक वस्तु की अगर संख्या बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की संख्या घटने लगेगी, अगर दूसरी वस्तु की संख्या को बढ़ाएंगे तो पहली वस्तु की संख्या घटने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ जो 25 संतरे और एक सेब मिलकर के उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्रदान करता है उसी के बराबर संतुष्टि प्रदान करेगा 20 सेब और 20 संतरे और 2 सेब मिलकर के। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये समान संतुष्टि प्रदान करता है। ये दो वस्तुओं का ऐसा सेट है, दो वस्तु का ऐसा समूह है। ये 20-25 संतरा हुआ और एक सेब हुआ। ठीक है, ये क्या है, समूह हो गया, 2 प्रकार का वस्तु। जब एक वस्तु जहां रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। जब 2 प्रकार की वस्तु आ जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगा, वो समूह हो जाएगा ना, एक तरह से ग्रुप बन गया। तो यहाँ 25 संतरे और एक सेब मिलकर के क्या करेगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये उपभोक्ता को यानी समान संतुष्टि प्रदान करेगा। और फिर 20 संतरे और 2 सेब मिलकर के क्या करेगा, उपभोक्ता को वही समान संतुष्टि प्रदान करेगा जितना उसको संतुष्टि 25 संतरे और एक सेब से मिलेगा। ठीक है, यानी समान
संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं का संयोग को ही क्या बोलेंगे, वो संयोग को जो जिस ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिस वक्र के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसी को अंदिमान वक्र बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए आपका क्या है, ये अंदिमान वक्र हो जाएगा, ऐसे करके ये अंदिमान वक्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अंदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है, क्या क्या खूबी है अंदिमान वक्र की। तो पहला जो विशेषता वो क्या है कि अंदिमान वक्र दाएं से बाएं की ओर ढलवा होता है। ठीक है, अंदिमान वक्र है ना, ये अंदिमान वक्र दाएं से बाएं की ओर ढलवा होता है। ये क्या है, दाहिना है। यहाँ देखिए ये क्या है, आपका दाहिना साइड है ना, यहाँ जो आपका लिखा हुआ है y, तो ये क्या आपका दाहिना साइड है। तो दाहिना साइड से फिर आया, दाहिना साइड से नीचे 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 आया, ढाल की तरह नीचे नीचे आया, फिर बायां चले गया, यानी दाएं से बाएं नीचे की ओर, दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, यानी ढाल की तरफ होता है। फिर मैं समझा रहा हूं, पहला जो अंदिमान वक्र है दाएं से बाएं, दाएं है ना, y जो है वो कहाँ है, दाएं तरफ है, दाएं से बाएं यानी बाएं आपका x तरफ है। ठीक है, दाएं से बाएं नीचे की ओर, यहां से थोड़ा सा नीचे हो रहा है, नीचे की ओर ढलवा होता है, मतलब ढाल के जैसा होता है, ढाल ये स्लोप के जैसा होता है। ठीक है, समझ गए, यानी पहला लाइन आप समझ गए, जिसका अर्थ क्या होता है कि अगर x वस्तु की अधिक मात्रा अगर प्राप्त करना हो तो y वस्तु की कुछ मात्रा को त्याग करना पड़ेगा। जस्ट बात है, यहां जो है 25 संतरे, यहाँ देखिए 25 संतरे का उपभोग करने के लिए अगर कोई उपभोक्ता 25 संतरे का उपभोग करता है और एक सेब का उपभोग करता है तो उनको समान संतुष्टि के प्रदान होती है, समान संतुष्टि प्रदान होती है। लेकिन वो चाहता है कि हम 2 सेब का उपभोग करें, जब ये 2 सेब मतलब बढ़ा दिया, एक सेब बढ़ा दिया तो ये घट के यहाँ 20 संतरा हो गया। मतलब एक वस्तु की मात्रा को अधिक करेंगे तो दूसरा वस्तु की जो मात्रा है घटने लगेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 2 अंदिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी 2 जो अंदिमान वक्र है, यानी ये ऐसे करके वक्र बनता है, ये ऐसे ही होता है, इसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा, लेकिन ये दोनों मतलब जो 2 रेखाएं होती है, जो अंदिमान वक्र जो होती है, ये कभी एक दूसरे को कट करने का काम नहीं करता। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये नहीं बेस्ट सब पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सके, क्योंकि पूछा जाता है। तीसरा जो वक्र है वो क्या है, उच्च अंदिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर प्रदान करता है। जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। ठीक है, यानी अगर वस्तु को ज्यादा उपभोग करेगा कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा वस्तु का इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगा उसको, यानी संतोष की मात्रा को, संतोष का स्तर को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि पूर्ण प्रतिस्थानापन्न के लिए अंदिमान वक्र, यानी 2 वस्तुओं का अंदिमान वक्र जो पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होगा, यहाँ ठीक है मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, प्रतिस्थानापन्न होती है, एक सीधी रेखा होती है। पूर्ण प्रतिस्थानापन्न वस्तु के बारे में आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ जो होती 2 वस्तुओं का अंदिमान वक्र अगर दिखाया जाएगा, अगर वो दोनों वस्तु आपस में पूर्ण प्रतिस्थानापन्न है तो उनका जो अंदिमान वक्र होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये आप 4 कैरेक्टर हैं, चारों कैरेक्टर को आप याद रखेंगे, अंदिमान वक्र की एक विशेषता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बजट सेट। बजट सेट के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड। बजट सेट जो है 2 वस्तुओं के उन बंडलों को कहते हैं या फिर उन समुच्चय, उन ग्रुप को कहते हैं जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। यानी बजट सेट जो है ऐसा वस्तुओं का 2 वस्तुओं का संयोग है, 2 प्रकार की वस्तु ए और वस्तु बी की संयोग है, जिसको उपभोक्ता एक ही साथ खरीद सकता है अपनी आय से, अपनी इनकम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। वस्तु ए और वस्तु बी जो है, वस्तु ए की मात्रा कितनी है, वस्तु बी की मात्रा कितनी है, ये दोनों वस्तुओं की कीमत, यानी ये दोनों वस्तु की कीमत पर भी निर्भर करता है, मात्रा पर भी निर्भर करता है, और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है उसके आय पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बजट सेट जो है, बजट सेट में जो भी वस्तुएं हैं दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय ज्यादा होगा, ज्यादा अगर पैसा कमाएगा आदमी तो ज्यादा खरीदेगा ना, ज्यादा बंडल खरीदेगा, ज्यादा वस्तु खरीदेगा। अगर कम पैसा कमाएगा, कम आय, कम इनकम होगा तो कम खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बजट सेट में हुए सभी बंडल सम्मिलित हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी बजट सेट में, यानी जो बजट सेट है वो सभी वस्तुओं का बंडल सम्मिलित होता है, इंक्लूड होता है, जो उपभोक्ता के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन रुचि और अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र में साधारणतः उपभोक्ता को युक्तिशील व्यक्ति मान लिया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स में जो भी मतलब ये उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर हैं, हम लोग क्या
क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, तो हम लोगों को क्या साधारण मान लिया जाता है, युक्तिशील व्यक्ति मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्ट यह जानकारी रहती है कि उनके संदर्भ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्रों में उनको जानकारी होती है। हम लोगों को अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र में जानकारी है, किस वस्तु की मांग कितनी है, किन वस्तु की कीमत कितनी है, कौन सा वस्तु की कीमत, लागत क्या है, वो सारा चीज हम लोगों को मालूम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये है युक्तिशील व्यक्ति। क्योंकि युक्तिशील व्यक्ति किनको कहा गया है अर्थशास्त्र में, साधारणतः उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को कहा गया। उपभोक्ता कौन है, हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये क्या है, बजट सेट। बजट सेट के बारे में आप समझ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बजट रेखा प्रवणता, यानी स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, तो ये जो है बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को लेने में सक्षम होता है। यह है आपका स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बजट रेखा की प्रवणता। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। दूसरा जो है वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ गुड्स, यानी वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु का दाम कितना है। तो वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमत, जैसे कि कच्चा माल, उनको बनाने में जो भी कच्चा माल लगा हो उस पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और अधिमानों पर निर्भर करता है। यह है आपका वस्तु की कीमत। ठीक है, वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करता है, यह आपको पता है, कच्चा माल यानी जो वस्तु को बनाने में जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज हुआ है उस पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, क्या उपभोक्ता आय दे पाएगा, क्या वस्तु का जो सही लागत है क्या उपभोक्ता उनको देने में सक्षम है, उनका इनकम इतना है, इस पर भी निर्भर करता है। उपभोक्ता की रुचि पर भी निर्भर करता है, क्या उपभोक्ता को लेने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वस्तु को कीमत को थोड़ा सा घटा दिया जाता है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उनको बढ़ा दिया जाता है, इंटरेस्ट है तो और बढ़ा दिया जाता है। तो उपभोक्ता की रुचि पर भी, इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के पास आय अगर ज्यादा होगा तो वस्तु का कीमत को ज्यादा कर दिया जाता है, अगर कम होगा तो वस्तु का कीमत को कम कर दिया जाता है। क्योंकि उपभोक्ता के पास आय होगा तभी ना लेगा, पैसा होगा तभी ना लेगा, नहीं तो फिर वस्तु ऐसे पड़ा हुआ रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद तो करना चाहेगा नहीं कोई भी कंपनी, कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये सब चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए मांग का नियम या फिर मांग, डिमांड ऑफ गुड्स और डिमांड। ठीक है, यानी मांग का नियम या फिर मांग समझिए आप, ये एक लॉ होता है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मांग का नियम से आप क्या समझते हैं, डिमांड ऑफ गुड्स से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहां आपको वस्तु की मांग या मांग, ठीक है, सॉरी, वस्तु की मांग या मांग, मांग का नियम आगे आपका आएगा। ठीक है, मांग का नियम आपका आगे आएगा शायद। ठीक है, तो वस्तु की मांग या फिर मांग आपको समझना है, यानी डिमांड ऑफ गुड्स और डिमांड, ये जो है किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों, रुचियों और अंतिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है। ठीक है, वस्तु मांग अथवा मांग करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वस्तु मांग अथवा मांग कहते हैं। या मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दिए हुए समय में किसी दिए हुए मूल्य पर मांगी जाती है। यानी ये जो है यह वस्तु की मांग या फिर मांग हुए ऐसी मात्रा होती है जो किसी दिए हुए समय में, ठीक है, हर समय में नहीं, किसी दिए हुए समय में किसी दी हुई मूल्य पर मांगी जाती है, डिमांड की जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, वस्तु की मांग या मांग बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि मांग के लिए मुख्य आवश्यक तत्व। ठीक है, डिमांड के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, क्या क्या मतलब होनी चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए इच्छा। किसी वस्तु की मांग आप तभी करेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, आपको लेने की इच्छा होगी, तभी आप उस वस्तु की मांग करेंगे। तो मांग के लिए यह आवश्यक तत्व है। ठीक है, दूसरा जो तत्व उसकी पूर्ति के लिए साधनों का होना। आप डिमांड कर लिए हवाई जहाज का, लेकिन आपके पास जो संसाधन है, मतलब ऐसे चीज का डिमांड कर लिए, टेक्नोलॉजी वाला सामान का डिमांड कर लिए, इच्छा कर लिए, यानी जो पूर्ति के लिए लायक है ही नहीं, जो पूर्ति के लायक है ही नहीं, उनको बनाने के लिए संसाधन है ही नहीं, साधन है ही नहीं, तो उसके पूर्ति के लिए साधन भी होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई चीज भी डिमांड करते हैं तो वो चीज को देखिए क्या आपका अर्थव्यवस्था उनका पूरा कर पाएगा, आपके अर्थव्यवस्था में वो साधन है, तो ये भी चीज होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, साधनों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने की तत्परता का होना। यानी साधनों को प्राप्त करने की तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मांग को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट करा मांग फलन यानी डिमांड फंक्शन। तो ये होता है किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यही संबंध मांग फलन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन, यानी इष्टतम मतलब अच्छा से अच्छा चयन, ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा के लिए, और उसकी कीमत व संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी उपभोक्ता
इतना मतलब अगर उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की मात्रा अगर मतलब कम ले रहा है उपभोक्ता, तो वहाँ आप क्या समझेंगे कि वस्तु की मात्रा जो कम उपभोक्ता खरीद रहा है, वस्तु कम खरीद रहा है, एक वस्तु दो वस्तु खरीद रहा है उपभोक्ता, 10 वस्तु नहीं खरीद रहा, 15 वस्तु नहीं खरीद रहा, बहुत ही ज़्यादा वस्तु को नहीं खरीद रहा है, तो वहाँ आप क्या समझेंगे कि वस्तु का कीमत बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल का प्राइस होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो है काफ़ी संबंध होता है। ठीक है, यानी वस्तु की मात्रा जो उपभोक्ता खरीदता है, कंज्यूमर जो खरीदता है, और उसके बीच जो संबंध है, वस्तु की कीमत के बीच जो संबंध है, उसी को क्या बोलेंगे, मांग फलन यानी मांग डिमांड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, मांग फलन उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु और उस वस्तु की कीमत के बीच का संबंध को मांग फलन कहेंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है, मांग फलन उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु और उस वस्तु की कीमत के बीच का संबंध है, उसी को डिमांड फंक्शन बोलेंगे, मांग फलन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मांग वक्र यानी डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा, यानी किसी भी उपभोक्ता, कोई भी जो कंज्यूमर है, उसके द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा, कितना वस्तु लेना है, कितना वस्तु नहीं लेना है, और उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध को दर्शाने वाले वक्र को मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कीमत को यहाँ देखिए, यहाँ मांग फलन और मांग वक्र में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मांग फलन और मांग वक्र में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ संबंध है, यानी जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को मांग फलन बोलेंगे। यानी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु यानी खरीदी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच का संबंध सिर्फ, यानी रिलेशन ही क्या है, मांग फलन है। और वही संबंध को अगर वक्र के द्वारा दर्शा देंगे तो उसको मांग वक्र बोलेंगे। वही संबंध को, वही रिलेशन को अगर वक्र के द्वारा अगर हम दर्शा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा। ठीक है, यानी ये चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को दर्शाने वाले वक्र है, जिसको क्या बोलते हैं, मांग वक्र यानी डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, मांग वक्र प्रत्येक कीमत पर यानी हर एक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। यानी कितना कीमत पर उपभोक्ता कितना वस्तु का डिमांड करता है, 20 रुपए की कीमत पर वस्तु कितना लेता है, 10 रुपए की वस्तु यानी 10 रुपए की कीमत पर वही वस्तु को उपभोक्ता कितना खरीदता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। या फिर मांग फलन का ग्राफीय चित्रण ही क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। मांग फलन का लास्ट में पॉइंट आया, यानी मांग फलन को दिखाने के लिए जो भी वक्र का इस्तेमाल किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, मांग वक्र बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। यहां देखिए कि परिवर्ती यानी क्या है, परतंत्र परिवर्त यानी मात्रा, यानी परतंत्र परिवर्त कहा गया इसको, मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। ठीक है, कीमत यानी मात्रा और कीमत के बीच संबंध है, यह है स्वतंत्र परिवर्त। ठीक है, आप देखिए कीमत जो है स्वतंत्र परिवर्त है, कीमत क्या है, स्वतंत्र परिवर्त है, यानी कीमत जो है क्या है कि उपभोक्ता की आय पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर उस स्थिति में डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मात्रा उस स्थिति में उपभोक्ता की आय पर, इनकम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यह है आपका मात्रा क्या है, परतंत्र परिवर्त और परिवर्त और क्या है कीमत जो प्राइस है वो क्या है, स्वतंत्र परिवर्त है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मांग वक्र यानी डिमांड कर्व है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ग्राफ में फलन यानी जो फलन है यानी फंक्शन है, x बराबर एफ पी में x वस्तु की कीमत, x वस्तु की मात्रा तथा p वस्तु की कीमत को इंगित करता है। ठीक है, यानी x जो है वो क्या है, x वस्तु की मात्रा और p जो है वो वस्तु की कीमत को इंडिकेट करता है। ये क्या है, ग्राफ में फलन यानी ग्राफीय फलन यानी मांग वक्र का ग्राफीय फलन है। इस संबंध को इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मांग का नियम। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, मांग का नियम जो होता है वस्तु और यानी वस्तु और उसके जो मतलब मांग कीमत है उसके बीच का संबंध है। यानी कीमत और क्या कहता है, एक तरह से सीधी सीधी बात अगर बोली जाए, कीमत घटने से क्या होती है कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घट जाती है। सिंपल यही बात को क्या बोलेंगे, मांग का नियम बोलेंगे। ठीक है, ये परिभाषा है, फिर भी परिभाषा को देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा यानी डायरेक्शन में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर वस्तु की कीमत जो है अगर बढ़ रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा, उनका मांग घटा देगा। अगर उपभोक्ता अगर मांग अगर बढ़ा रहा है किसी वस्तु का, तो वहां समझ जाइए कि उस वस्तु का जो कीमत है वो क्या गया है, घट गया है। ठीक है, क्या हो गया, घट गया है। यहां देखिए यह मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत यानी
क्या होता है कि इन्वर्स संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, उसी को क्या बोलेंगे, मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है करा कि मांग के नियम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है इसकी। तो मांग के नियम जो है परिमाणात्मक न होकर गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक यानी मांग का नियम में कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई भी मतलब एक तरह से परिणाम नहीं निकला है, परिमाण नहीं निकल जाता है, प्रमाण नहीं निकाला जाता है, ये क्या है, गुणात्मक कथन है, स्टेटमेंट है। ठीक है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यही तो है कीमत और मांग में। देखिए आपको याद रखना है, ये लाइन अगर आप भूल जाते हैं तो आपको फिर मांग का नियम का एक भी चीज पता नहीं होगा। मांग का नियम को याद रखने के लिए ये लाइन आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मांग घटेगा तो कीमत बढ़ेगा, यही आपका विपरीत संबंध मतलब उल्टा रिलेशन। ठीक है, यह नियम क्रियाशील रहता है जब अन्य बातें समान रहती है। यह नियम तब तक क्रियाशील रहेगा जब तक अन्य बातें मतलब अन्य फैक्टर इकोनॉमिक में यानी अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में समान रहती है, तब तक ये नियम जो होगा क्या है, एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो मांग है, जो डिमांड है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला जो कारक है वो क्या है, वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग वहां घट जाएगा। वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग वहां क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग क्या हो जाएगा, वहां घट जाएगा। अगर वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग बढ़ जाएगा। ये है आपका वस्तु की कीमत, जो मांग को डायरेक्टली प्रभावित करता है किसी भी वस्तु का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता का आय है 5,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, आय में परिवर्तन होकर के हो गया 3,000। ठीक है, या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया तो पहले 5,000 था, अब 3,000 हो गया। तो जो 5,000 का सिचुएशन में था, जब उपभोक्ता के पास 5,000 रुपया आता था तो वो वस्तु की मांग जो है ज्यादा करता था। ठीक है, वो वस्तु की मांग ज्यादा करता था, ज्यादा सामान खरीदता था, लेकिन इनकम उनका घट के हो गया है 3,000, तो वो वस्तु की मांग को घटा देगा, वस्तु की मांग को कम कर देगा। इस तरह से मांग वहां वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ये भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। ठीक है, रुचि और फैशन में परिवर्तन। ठीक है, यानी किसी वस्तु को उपभोक्ता जो है अभी 4G अभी 3G या फिर 4G मोबाइल कोई लेगा, नहीं लेगा। 5G आ रहा है, 5G का वेट करेगा, 4G अभी चल रहा फिलहाल। ठीक है, तो 3G कोई मोबाइल लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। हालांकि उससे भी काम हो सकता है, उससे भी बातें हो सकती है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उपभोक्ता को, जिसके कारण वो वस्तु की डिमांड क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, फैशन में लगातार चेंजिंग आ रहा है। कोई भी वस्तु जो है, ग्लैमर गाड़ी देखें आप, बाइक देखे हैं, ठीक है, तो वो जो है उनको डिजाइन अलग अलग करते जा रहा है, उसका फैशन चेंज करते जा रहा है। या फिर फैशन मॉल में जाएंगे, अलग अलग तरह के कपड़े जो होते हैं, फैशन डिजाइन के अलग अलग डिजाइन के कपड़े निकलेंगे, अलग अलग फैशन के कपड़े निकलेंगे। तो पुराना फैशन वाला जो कपड़ा है या फिर जो भी मतलब वस्तु है, उसका डिमांड घट जाता है। यहाँ देखिए, फैशन जो अच्छा से अच्छा अगर फैशन हो जाएगा तो वो वस्तु का डिमांड वहाँ घट जाएगा। तो फैशन भी डिपेंड करता है, अगर फैशन अगर परिवर्तन हो गया, फैशन परिवर्तन होकर के सेम वस्तु का फैशन अगर परिवर्तन होकर के ज़्यादा फैशन में चले गया, अच्छा फैशन हो गया, तो उस वस्तु का मांग वहाँ क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि वो वस्तु आप उपभोक्ता कम खरीदेंगे, उनको नहीं पसंद करेंगे, उनका रुचि घट जाएगा। ठीक है, ऋतु और मौसम में बदलाव। ठीक है, यानी ऋतु और मौसम में बदलाव होने से भी मांग प्रभावित होता है किसी भी वस्तु का। कंबल, यानी जो कंबल है, जो मतलब वेलवेट होता है, ठीक है, तो वो गर्मी यानी जो सर्दी के मौसम आते हैं, सर्दी की जो ऋतु आती है, यानी जो मौसम आते हैं, उसमें उनका डिमांड बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में उनका कोई डिमांड नहीं करता, नहीं खरीदता। तो ऋतु और मौसम के बदलाव में भी, यानी ऋतु में परिवर्तन आया तो वस्तु का डिमांड बढ़ा, ऋतु में परिवर्तन आया तो फिर क्या हो गया कि वस्तु का डिमांड घट गया। ठीक है, यानी जो जाड़े के सामान है, जो भी आप जाड़े के सामान है, क्या गर्मी के मौसम में उनको खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं। जैसे मौसम परिवर्तन होकर के गर्मी से सर्दी हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, जाड़े के सामान का डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। ठीक है, तो वस्तु जो है, वस्तु का मांग को ये भी प्रभावित करता है, ऋतु और मौसम में परिवर्तन यानी बदलाव। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना। यानी अगर कोई वस्तु है, देखिए, अगर सुने होंगे, अगर बोल दिया जाए सरकार का तरफ से कि नमक का पैकेट जो है, जो बहुत ही जल्द खरीद लो, नमक जो है 100 रुपये केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब चीज क्या हो जाए, 100 रुपये केजी हो जाए, क्योंकि आगे संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो उस स्थिति में क्या करेगा, सब कोई नमक का डिमांड करने लगेगा, सब कोई नमक खरीदना चाहेगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा नमक का। ठीक है, यानी भविष्यवाणी किया गया, नमक घटेगा देश में। ठीक है, तो नमक घटेगा तो क्या करेगा, सबको लेना चाहेगा, फटाफट से उसका डिमांड करेगा, मांग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो भविष्य में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की संभावना, यानी अगर लग रहा है उपभोक्ता को, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेगा, वो मतलब वस्तु का डिमांड करेगा, वस्तु का डिमांड को बढ़ा देगा, क्योंकि वो गेस कर लेगा कि भविष्य में इस वस्तु का डिमांड जो दाम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। ठीक है,
व्यापार में क्या क्या डायरेक्शन है, क्या कैसे व्यापार होते हैं, कौन सा देश से व्यापार होता है, क्या चीज़ का व्यापार होता है, तो ये सारे चीज़ पर डिपेंड करता है वस्तु का डिमांड यानी वस्तु का मांग को। ठीक है, वस्तु का मांग डिपेंड करता है व्यापार की दिशा पर, दिशा में परिवर्तन, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है और यह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा शायद ये लाइन। देखिए किसी वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। देखिए उपभोक्ता जो है 5,000 रुपया था, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उपभोक्ता 5,000 रुपया मंथ कमाता था। ठीक है, आगे चल के 10,000 उनका हो गया, कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 10,000 से क्या हो गया, तो उनको क्या होती है, ज्यादा इनकम हो गया, उनको ज्यादा इनकम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वस्तु का मांग को बढ़ाएगा। कौन सा वस्तु का मांग को बढ़ाएगा, जो अच्छा क्वालिटी का वस्तु होगा, अच्छा क्वालिटी का वस्तु होगा उसका मांग को बढ़ा देगा, और जो घटिया क्वालिटी का वस्तु होगा उसका मांग को घटा देगा। तो इसलिए यह बात कह रहा है कि उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है। ये नहीं कह रहा कि कौन सा वस्तु में बढ़ सकती है कौन सा वस्तु में घट सकती है। तो कौन सा वस्तु में बढ़ेगी, जो अच्छा क्वालिटी का वस्तु होगा उस वस्तु का मांग उपभोक्ता ज्यादा करेगा, और जो घटिया क्वालिटी का वस्तु होगा उस वस्तु का मांग घटा देगा। क्योंकि रुपया आ गया, इतना रुपया आएगा तो रखेगा कहाँ, ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदेगा, अच्छा क्वालिटी का वस्तु को खरीदेगा, बढ़िया क्वालिटी का वस्तु को खरीदेगा। तो ये जो है, और ये वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। वस्तु के स्वरूप का मतलब वस्तु घटिया है या फिर अच्छा है, इंफीरियर गुड्स है या फिर सुपीरियर गुड्स है। तो ये है मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जो बहुत बड़े कारक है। ये सभी कारक को आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मांग की क्या नियम है, मांग का नियम क्या है, मांग का नियम सिंपल नियम है, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग फलन क्या है, ठीक है, वस्तु यानी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु और उस वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध मांग फलन है। मांग फलन है। और मांग वक्र क्या है, यानी वस्तु उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु और उस वस्तु की कीमत को जो दर्शाने वाले वक्र है उसी को क्या बोलेंगे, मांग वक्र यानी डिमांड कर्व बोलेंगे। मांग के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, वस्तु की मांग या मांग क्या है, वस्तु की कीमत क्या है, बजट रेखा की प्रवणता क्या है, बजट सेट क्या है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अंतिमान वक्र की क्या विशेषता है, अंतिमान वक्र क्या है। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो में हो सके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट में विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।